Hello students, our next topic is application of heating effect of a current. Heating effect of current की क्या पढ़नी बेटा, हमने एप्लीकेशन पढ़नी है। तो जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज इनकैंडिसेंट बल्ब, जो हम पहले बल्ब यूज करते होते थे, ठीक है, जैसे जो सूर्या वगैरह के आते होते थे इस टाइप से। तो वो एक्चुअल में क्या बेटा इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल सा पोर्शन है बेटा, आप भी नोट्स बना लीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो इनकैंडिसेंट बल्ब में क्या होता है एक्चुअल में, सभी को पता है आप लोगों को कि टंगस्टन का हम क्या करते होते हैं, उसके अंदर जो फिलामेंट बना हुआ होता है टंगस्टन का हम उसके अंदर यूज करते होते हैं, ठीक है। तो हमने टंगस्टन का ही यूज क्यों किया, ये बात थोड़ी सी सोचने लायक है। टंगस्टन क्या है बेटा, एक्चुअल में एक फिलामेंट है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट लेने के बाद क्या करता होता है, एब्जॉर्ब करता है व्हाइट लाइट को, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी को मींस व्हाइट रेडिएशंस ऑन हीटिंग, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं बेटा, इनकैंडिसेंस बोल देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनकैंडिसेंस बोल देते हैं। और जो बल्ब जो बना है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस कराना हमारा क्या रह गया, मेन मकसद रह गया कि भाई अगर आप इस बल्ब में हीट प्रोड्यूस करा दोगे तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो क्या करेगा, व्हाइट लाइट को एमिट कर देगा, ठीक बेटा। व्हाइट लाइट एमिट कराएगा, मींस व्हाइट लाइट के एमिशन से ही क्या होगी, लाइट जल जाती है, चारों तरफ लाइट की लाइट हो जाती है, देखा होगा आपने भी, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया बेटा, यहाँ ये बल्ब बनाया हुआ है और उसके अंदर ये टंगस्टन है और ये हमने क्या यूज कर रखा है, इसके अंदर फिलामेंट यूज कर रखा है। क्लियर बच्चे। तो अब आप एक बात बताओ कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एसी जा रही है डीसी जा रही है, तो हीटिंग इफेक्ट तो क्या है बेटा, सेम ही होते हैं दोनों के अंदर, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो एप्लीकेबल है वो दोनों के लिए होता है, एसी और डीसी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीसी लगा देते हैं हमने, ठीक है। तो यहां से करंट आई क्या, यहां से अब आई जो करंट गया है वो इस वायर में से भी गया है, ये क्या है बेटा, लिंक वायर है, ये लिख रखा हमने, ठीक है। ये वायर है, इस लिंक वायर में से ये करंट गया। अब यहां से हमने जो यहां करंट भेजा है वही करंट क्या होगा, इस फिलामेंट के अंदर जाएगा। जो करंट यहां से चला वही करंट क्या होगा, इस फिलामेंट के अंदर आएगा। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब एक बात देखो, हमने इसके अंदर तो क्या करानी है, हीट प्रोड्यूस करानी है, और जो हीट होती है वो क्या होती है बेटा, आई स्क्वायर आर टी होती है, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, आई स्क्वायर आर टी होती है। अब आई इसमें से गया, ये कंडक्टर है, मींस इसका भी थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकली अगर हम बात कर रहे होते थोड़ा बहुत तो इसका भी क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, मींस ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वही करंट इसमें से जा रहा है तो यहां भी क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हम क्या चाह रहे होते हैं एक्चुअल के अंदर कि ये जो वायर हैं ये गर्म ना हो, ये वायर ये फिलामेंट क्या हो, गर्म हो, ठीक है। करंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमें कौन सा पैरामीटर चेंज करना होगा बेटा, इस पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मींस जो रेजिस्टेंस होगा फिलामेंट वायर का, ठीक है, जो हमारे पास जो फिलामेंट टंगस्टन का हमने यूज किया है उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ आवर लिंक वायर, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा बेटा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद टंगस्टन क्या करेगा, व्हाइट रेडिएशन एमिट करेगा। क्लियर बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी लिख दी मैंने इसी के अंदर कि भाई जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ लिंक वायर। क्लियर बच्चे। अब देखो यहां अगर हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग ज्यादा होगी तो मेल्टिंग होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस फिलामेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो फिलामेंट आप यूज करो दैट शुड बी ऑफ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका जो टंगस्टन का है दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास, दैट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। तो इस टाइप से ये मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग नहीं हो पाता है। चलिए बच्चे बात, अब दूसरी चीज जो इसके अंदर है कि जो ये बल्ब है, ये बल्ब है,
इस फिलामेंट के ऊपर से हमने एनवायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, और कैसा बेटा, इनर्ट गैसेज का, ठीक है। इनर्ट गैसेज इसके अंदर क्या कर दी जाती हैं, फिलअप कर दी जाती हैं। इनर्ट गैस फिलअप करने से क्या होता है बेटा कि ये जो टंगस्टन है ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन इसकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी तो यहाँ से सारा का सारा फिलामेंट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बल्ब खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो इसके अंदर, कई बार क्या होता है जब हम बार बार इसको यूज कर रहे होते हैं, बार बार मतलब सालों बीत गए, एक बल्ब वैसे चलता नहीं था इतने दिन, तो लेकिन अगर है भी, चल भी रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस क्या थी बेटा, कम हो जाती थी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाती थी बेटा, डिक्रीज हो जाती थी, ड्यू टू लॉन्ग यूजेज ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग यूजेज ऑफ टाइम, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक अगर आपने इसको यूज किया है तो एक्चुअल में क्या होता था, ये जो फिलामेंट था, टंगस्टन था, ये जो फिलामेंट था, ये क्या हो जाता है, यहां से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। यहां से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया तो ये कहां चला जाता है, इस सरफेस के चारों ओर चला जाता है, मतलब इस सरफेस के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा कि जो बल्ब है वो फ्यूज होता है, जब देखा होगा आपने, कई बार ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना। तो जो ब्लैक है वो क्या है, एक्चुअल में जो टंगस्टन इवेपोरेट होके गया हुआ है वही पोर्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो टंगस्टन इवेपोरेशन की वजह से जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे सेकंड पॉइंट, ठीक है। जो इनर्ट गैस होती है ये बिल्कुल वो जो आइडियल इनएक्टिव गैसेस जो होती हैं, नाइट्रोजन या आर्गन, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, फिलअप कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या बेटा कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है, आप रोड, इलेक्ट्रिक रोड है, हीटर है, गीजर है, तो इस टाइप से प्रेस है, तो जो भी चीजें आप इसके ऊपर बेस्ड हैं वो सारी की सारी हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इस कंसेप्ट से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में निक्रोम होता है, निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है, ठीक बेटा। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूं कि जैसे मान लिया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब था, ठीक है, फैन मान लो, कुछ भी मान लो, और घरों में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो कैसे कनेक्टेड होती हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक हीटर मान लिया, ये क्या मान लिया बेटा, बल्ब या फैन, जो भी मानना चाहो आप मान सकते हैं, क्लियर बच्चे। अब उसके बाद हमने सप्लाई दे रखी है इसको, V वोल्ट की हमने सप्लाई, क्लियर है। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस है हीटर का, रेजिस्टेंस हीटर का, और इसका भी कुछ न कुछ क्या मान लेते हैं बेटा, बल्ब का रेजिस्टेंस हम RB मान लेते हैं। ऐसे ही जो हमने वायर्स यूज कर रखे हैं उनका रेजिस्टेंस हम क्या मान लिखते हैं, RW मान लो या R वायर लिख देते हैं, एज इट इज हमने क्या कर दिया इसके अंदर लिख दिया, क्लियर बच्चे। अब एक चीज देखो, ये तो पता ही है कि भाई किसका बनाया हमने, निक्रोम का बनाया है। निक्रोम का क्या होता है बेटा, एक्चुअल में हाई मेल्टिंग पॉइंट बनाते होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जब आपको जैसे प्रेस करनी है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, ज्यादा उसमें हीट चाहिएगी, हीट ज्यादा चाहिएगी तो ज्यादा हीट क्या करेगी, नॉर्मल सा कोई वायर होगा तो उसको क्या कर देगी, वो मेल्ट कर देगी। तो इसलिए मेल्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको वो कंटिन्यूसली काम लेना है उससे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए बेटा, ठीक है। और सीधी सी बात है, एक्चुअल में ये पैरेलल के अंदर सर्किट हम यूज कर रहे होते हैं, ये V से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक बेटा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर से करंट गया, ठीक है, इसके अंदर से क्या गया बेटा, करंट गया, तो कुछ करंट यहां पे गया और कुछ करंट यहां पे गया, इन दोनों पोर्शन के अंदर क्या हुआ बेटा, करंट गया, क्लियर बात। अब हमें क्या चाहिए कि जो हीटर है उसके अंदर हीट क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, हीट क्या चाहिए हमें, ज्यादा चाहिए, ठीक है। हीट अगर आपको ज्यादा लेनी है तो ये जो पावर, ये जो हीटर वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं बेटा,
मोर वाटेज के होते हैं, है ना, मोर पावर के होते हैं, इनकी पावर क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। अगर पावर देखो v स्क्वायर बाई आर होती है, ये अगर पोर्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा बेटा, कम होना पड़ेगा, है ना, रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ रहा है बेटा, कम होना पड़ रहा है। किससे कम, एज कंपेयर टू दी डिवाइस जो आप उसके पैरेलल में यूज कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक बेटा, देखो रेजिस्टेंस इन वायर का भी है, ठीक है, तो जो हमारे पास कंडीशन आएगी कि भाई अगर इन रेजिस्टेंस इनका ज्यादा हो गया, करंट इनके अंदर फ्लो हो रहा है, तो जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इनके अंदर ज्यादा हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन क्या बनी कि जो R है किसकी बेटा, हीटर की, हीटिंग एलिमेंट का जो भी होगा उसका रेजिस्टेंस लेस होना चाहिए जो आपने डिवाइस पैरेलल में यूज करनी है या यूज आप कर रहे होते हो, और इसका रेजिस्टेंस कम होना, ज्यादा होना चाहिए किससे, जो आप वायर यूज कर रहे होते हो। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आपके पास हीटिंग इफेक्ट देखो आप इसके अंदर, अगर आपने आर कम यूज किया, रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा, कम हुआ, रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसमें करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो हीटिंग इफेक्ट है H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, मींस हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, करंट के स्क्वायर के है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि पावर क्या है इसकी ज्यादा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट जनरेट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इससे ताकि हीट मैक्सिमम जनरेट हो सके, इसीलिए हमने क्या किया बेटा, इस करंट के फैक्टर को मैक्सिमाइज किया। क्लियर है बच्चे, ठीक है, अच्छा अब इस फैक्टर को आपने समझ लिया, अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, मींस जो R है रेजिस्टेंस है किसका बेटा, वायर का, दैट शुड बी लेस देन किससे बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ जो आपने हीटिंग का यूज किया हुआ है। क्लियर बच्चे, इससे क्या होगा, नहीं तो क्यों होगा बेटा, देखो बेटा यहां है अगर मान लिया तो H इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, यहां करंट भी ज्यादा फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू यहां के, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, अगर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया तो हीट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं, कम मान के चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास H है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या क्या लिख देते हैं बेटा, V स्क्वायर डिवाइड बाई में आर टी लिख देते हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर, इसको एक और R इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, रो इंटू एल बाई में ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट आ गई किसके इक्वल बेटा, V स्क्वायर ए बाई में रो एल इंटू टी आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्चुअल में हीट आ गई। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हीटर का वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, इस वायर से, तो इसका मतलब आर ज्यादा है तो ये जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं हम, ये जो मटेरियल यूज करेंगे ये भी क्या होना चाहिए बेटा, हाई रेजिस्टिविटी का होना चाहिए, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर कि जो रेजिस्टिविटी है दैट शुड बी हाई एनफ, तो इसके कंपैरिजन में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा होने का एक बेनिफिट और हो जाता है कि देखो R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इंटू एल बाई ए, ये हमें ज्यादा चाहिए तो ये कम है तो लेंथ क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, नहीं तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, तो अगर ये आपने कम ली, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी क्या है, कम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़े से ही वायर के अंदर काम चलाना पड़ जाए तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसकी रेजिस्टिविटी को ज्यादा कर लेते हैं। तो ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो इसलिए हम क्या कर, लेंथ कम हो इसलिए हम क्या कर लेते हैं बेटा, जो रेजिस्टिविटी है उसको ज्यादा कर लेते हैं। देखो बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होते हैं बेटा, जैसे आपने सभी को पता है कि हम घरों में नॉर्मली क्या यूज कर रहे होते हैं, फ्यूज वायर्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फ्यूज वायर्स
कहाँ पे लगा रहे होते हैं हम, एक्चुअल में हमने यहाँ पे यूं मान लिया कि भाई हमारी अप्लायंस जितनी भी कैसे लगाते होते हैं, पैरेलल के अंदर लगाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है मान लिया, यहाँ पे हमने फैन लगाया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ फैन लगाया हुआ है, यहाँ हमने कोई और चीज लगाई हुई है जैसे एसी लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ आप सप्लाई दे रहे हो बेटा, इस टाइप से आप सप्लाई दे रहे हो। क्लियर बच्चे? तो अब कई बार क्या होता है, जो हमारे पास ये रेटेड वोल्टेज है, सभी की रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, अगर उससे ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो ये डिवाइसेस क्या हो सकती है बेटा, डैमेज हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन अप्लायंस के यहाँ पे सीरीज में मैंने क्या लगा दिया, एक फ्यूज वायर लगा दिया, ठीक है, ताकि अगर वो करंट ज्यादा पहुंचे भी, जब ज्यादा करंट यहाँ पे आए तो ये क्या हो जाए, यहां से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाए और जो हमारी अप्लायंस है वो एज इट इज सेफ रह जाए। क्लियर बच्चे? तो इसलिए हम क्या यूज करते होते हैं, इस फ्यूज वायर का यूज कर रहे होते हैं। मींस ये इनसे पहले क्या होना चाहिए, ये पिघलना चाहिए, है ना, इनसे पहले पिघलना चाहिए, मतलब ये खराब हो जाएंगी, ये पिघल गई तो ये खराब हो जाएंगी, गया सब कुछ, ठीक है। तो ये फ्यूज है तो ये पिघलना चाहिए पहले, तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्यूज वायर लीड एंड टिन का एक एलॉय होता है, ठीक है, जिसमें लीड की अमाउंट कितनी है बेटा, 37% है, और टिन की कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 63% होती है। क्लियर बच्ची? अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, यहां से आपने करंट पास कराया, यहां से करंट पास कराया, ठीक है, जितना करंट यहां आया उतना ही करंट इस फ्यूज वायर में से गया, है ना, जितना करंट यहां आया उतना ही करंट फ्यूज वायर में से गया। अब इसको जब ज्यादा लोड आएगा तो इसको क्या हो रहा है बेटा, पिघलना है, इसको क्या होना है, मेल्ट होना है, ठीक है। मेल्ट होना है तो इसका मतलब क्या चाहिए बेटा, हीट यहां पे ज्यादा चाहिए। हीट अगर यहां ज्यादा चाहिए तो मींस हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी होती है, ठीक है। तो आई करंट इस वायर में से भी उतना ही है, इसमें से भी उतना ही जा रहा है, ठीक है। मींस ये रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो यहां हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है किसका बेटा, फ्यूज वायर का, मस्ट बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर जो आपने यूज कर रखे हैं, उनसे क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो उसके वो यहाँ पे ज्यादा उसके, और ये जल्दी क्या हो उसके बेटा, मेल्ट हो उसके। क्लियर है बच्चे बात? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमने एक वायर था यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन आर थी, ठीक है, और लेंथ हमने उसकी एल मान ली, ठीक है। ये हमने फ्यूज के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, इसी मटेरियल का बना हुआ है सब कुछ। अच्छा, एक लेंथ हमने 2L कंसीडर कर ली, और यहां वही रेडियस कितनी कंसीडर कर ली बेटा, R कंसीडर कर ली। तो विच विल बी बेटर फ्यूज, कि कौन सा फ्यूज ज्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए हमने क्या करनी बेटा, इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? तो यहां हमने सोचा बेटा कि एक्चुअल में जो फ्यूज का काम है वो क्या है कि जल्दी जलना चाहिए, है ना, जल्दी क्या होना चाहिए, जैसे ही करंट ज्यादा आया उस रेटिंग के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, जल्दी क्या होना चाहिए, वो मेल्ट होना चाहिए। मींस जो हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये वर्ड बोला मैंने, मींस हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो हमारे पास मींस जो हीट आएगी वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि भाई किस केस में ज्यादा आएगी, इस केस में ज्यादा आएगी या इस केस के अंदर ज्यादा आएगी, ठीक है। तो H इज इक्वल टू हमने मान लिया कि हीट रेडिएटेड डिवाइड बाय में एरिया इनटू में टाइम आ गया। तो
हीट इनटू एरिया इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड अपॉन में क्या लिख दिया बेटा हमने, टाइम लिख दिया, ठीक है। हीट रेडिएटेड अपॉन में टाइम लिख दिया, क्लियर। एरिया तो H इंटू एरिया क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पहले इसका अगर आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। 2 पाई आर इज सर्कमफ्रेंस इंटू लेंथ हो जाएगी, सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो 2 पाई आर इंटू में एल आ जाएगी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। हीट रेडिएटेड क्या होती है बेटा, आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई में टाइम है तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास आई स्क्वायर आर आ जाएगी। तो H इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर किसके इक्वल होता है बेटा, रो इंटू एल डिवाइड बाई में ए एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक बेटा। अच्छा अब उसके बाद देखो एल से क्या हो गया, एल यहां पे कैंसिल हो गया, ठीक है। मींस जो हीट आई दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो डिवाइड बाई में 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब आई, हमारे पास जो हीट आई हमारे पास वो किसके इक्वल आई बेटा, आई स्क्वायर रो बाई में 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। मींस जो हीट है हमारे पास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। तो आप या ये यूज करो या ये यूज करो, कोई भी फ्यूज आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ फ्यूज वायर, जो आपने फ्यूज वायर किया है यूज, उससे क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। हाँ लेकिन किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही बेटा, रेडियस के ऊपर क्या है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। रेडियस के ऊपर क्या है ये डिपेंडेंट है। मींस अगर आई में और आर में रिलेशन निकालो तो आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, यहाँ पे आर क्यूब है, क्लियर बच्चे। तो लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन रेडियस पे क्या है, थिकनेस के ऊपर क्या है ये डिपेंडेंट। पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, क्या होता है बेटा कि जब भी पावर हाउस से मतलब अपने घरों तक सप्लाई जो पहुंचती होती है, ठीक है, तो लाइन तार बिछे हुए देखे होंगे आपने, ठीक है। तो उनके अंदर से आपने साउंड इफेक्ट भी सुना होगा कि इस टाइप से आवाज आ रही होती है तो साउंड इफेक्ट भी होता है, वो गर्म भी हो जाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी उनके अंदर होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जब पावर आ रही होती है, वहां से पावर आ रही होती है, तो जो पावर का ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं हम, वो हाई वोल्टेज के ऊपर कर रहे होते हैं ताकि वोल्टेज जो वहां से यहां तक आते आते ज्यादा ड्रॉप ना आए, ठीक है। तो इसलिए जो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, क्योंकि किलोमीटर्स में होता है बेटा ये ट्रांसमिशन भी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज वहां से आ रही होती है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो वोल्टेज लेवल होता है वो ज्यादा कर देते हैं ताकि यहां तक आते आते भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो इस वोल्टेज लेवल को ज्यादा करने का भी क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या होता है, जैसे देखो हमने कंसीडर किया कि ये पावर इनिशियली पी नोट मान लिया हमने, ठीक है। ये पावर हमने क्या करनी बेटा, ट्रांसमिट करनी है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास से VI आ गया। P इज इक्वल टू क्या होता है, VI है। ये पावर हमें क्या करनी है, ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। तो पावर टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, जो पावर हमने ट्रांसमिट कर। अब हमने क्या किया कि भाई ये पावर ऐसे मान लिया, ये तार आ रहे हैं, इस टाइप से आ रहे हैं तार, ठीक है बेटा। तो यहां से करंट इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, आर इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर लॉसेज होंगे। तो जो पावर का लॉस होगा, मींस जो हीट लॉस होगा या जो पावर लॉस बोल रहे हैं हम इसको, आई स्क्वायर आर टी होगा बेटा, है ना। तो पावर लॉस क्या आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो क्लियर है ना। तो अब एक पर सेकंड अगर हम लॉस काउंट करेंगे कि पावर लॉस पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास से आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें ये पावर लॉस क्या बेटा पर सेकंड की बात करें, आई की वैल्यू इसमें अगर यहां से पुट करें तो क्या आ जाएगी बेटा, पी नॉट डिवाइड बाई में
वी पी नॉट डिवाइड बाई वी का, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो जो पावर लॉस पर सेकंड होगा हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई में वी स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक बेटा, अब एक बात देखो, अगर वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज क्या है ज्यादा है, तो जो पावर लॉस है वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, और अगर वोल्टेज लेस है तो पावर लॉस क्या हो जाएगा बेटा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो वोल्टेज लेवल है उसको क्या कर रहे होते हैं ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं आपको कि पावर है, ये पावर है P इज इक्वल टू वी आई होती है, तो मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 I2, क्योंकि कंजर्वेशन क्या कर रहा होता है बेटा ये फॉलो कर रहा होता है ड्यू टू पावर कंजर्वेशन, है ना, ये क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। अब देखो ये मान लिया पावर, हमने मान लिया कि भाई 500 वाट है, तो एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे, ठीक है 500 वाट हमने क्या मान लिया बेटा पावर मान ली, तो इसमें 5 एम्पियर करंट मान लिया और 100 वोल्टेज मान ली। ठीक है, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया हमारे पास। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारे पास कि भाई 10 तो ये मान लिया और 50 वोल्टेज ये मान लिया। ठीक है, 10 एम्पियर करंट मान लिया और 50 वोल्ट ये मान लिया। क्लियर बेटा, तो अब अगर आप इसके अंदर पावर लॉस की बात करो तो पावर लॉस किस में ज्यादा होगा बेटा 50 वोल्ट वाले में क्या होगा ज्यादा, क्योंकि डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर लॉस होगा दैट विल बी किस केस में बेटा, जिस केस में ये कम है उसमें ज्यादा होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा बेटा। लेकिन पावर हमारे पास जो आ रही है, जो डिलीवर पावर हो रही है हमारे पास वो उतनी ही है। इस केस में भी कितनी है 500 वाट है, इस केस में भी कितनी है 500 वाट है, लेकिन लॉस किस में ज्यादा हो रहा है इसमें ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम हाई वोल्टेज के ऊपर क्या करते हैं बेटा इसको ट्रांसमिट करा रहे होते हैं इस पावर को। ठीक है, क्लियर है बच्चे, तो इस कंसेप्ट को याद रखना। उसके बाद एक फिफ्थ एप्लीकेशन और आ जाती है इसकी, जैसे हम मान के चलें कि भाई जब कई बार हम क्या करते हैं बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब एट ए टाइम क्या हो जाता है बेटा फ्यूज हो जाता है, कई केस में आपने देखा होगा। ठीक है, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तब। तो स्विच ऑन के दौरान जब हम स्विच ऑन करते होते हैं तो स्विच ऑन के दौरान क्या होता है हमारे पास, देखो बेटा हमने क्या किया सप्लाई दी तो P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई में R होता है। जैसे ही हमने सप्लाई दी, नॉर्मल सी बात है जब आप सप्लाई दे रहे होते हो किसी भी सर्किट से, इस टाइप से ये मान लिया हमने ये बल्ब था और यहाँ पे ये वोल्टेज थी V और ये बल्ब था, इसका रेजिस्टेंस R मान लिया हमने। ठीक बेटा, अब एक बात बताओ, जब करंट इंक्रीज होता है, जब इसमें से करंट आएगा, करंट इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। कंडक्टर्स के केस में हमने देखा होता है बेटा कि जब करंट इंक्रीज होता है, यहां से करंट जब जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो हमारे पास जो पावर है दैट इज इक्वल टू क्या बेटा V स्क्वायर डिवाइड बाई R, ये R इंक्रीज हुआ तो पावर क्या हुई बेटा डिक्रीज हुई, है ना, ये फैक्टर इंक्रीज हुआ तो पावर क्या होगी डिक्रीज होगी। मींस हमारे पास जो पावर है वो डिक्रीज होगी है, मींस बल्ब फ्यूज नहीं हुआ, बल्ब फ्यूज नहीं होगा। कब तक, जब तक, क्योंकि बल्ब किसके हिसाब से बनाया गया बेटा रेटेड के हिसाब से बनाया गया है ना। लेकिन जब इनिशियल स्टेज आती है, बिल्कुल हम शुरुआत की बात करें, जैसे हमने बटन ऑन किया तब की बात करें, ये क्या बेटा जब सप्लाई ऑन करने के थोड़ी सी देर बाद हम अगर बल्ब फ्यूज नहीं होता है तब की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है करंट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, तो पावर क्या हुई है डिक्रीज हुई है। लेकिन जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ऑन किया, जस्ट ऑन वाली कंडीशन पे करंट फ्लो ही नहीं था, रेजिस्टेंस था हमारे पास। ठीक है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है,
शुरुआत में अगर करंट फ्लो भी हो रहा है तब भी क्या बेटा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है, टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है कंपैरेटिवली, और रेजिस्टेंस कम तो ये पावर क्या हो जाती है, इस केस में ज्यादा हो जाती है। तो ये पावर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये पावर रेटेड पावर से अगर ज्यादा मिलेगी तो बल्ब क्या हो जाता है बेटा, फ्यूज हो जाता है। तो ये ऑन टाइम की बात है, जब हम इसके अंदर स्टेट मान लेते हैं कि जस्ट हमने क्या किया बेटा, ऑन किया, ठीक है, ऑन के आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, और एक क्या हो जाती है बेटा, स्टेडी स्टेट हो जाती है, एक स्टेडी स्टेट। तीनों केस की अगर हम बात करें तो जो पहला केस है, ऑन किया तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, लो होता है, रेजिस्टेंस लो होता है तो पावर क्या मिल जाती है बेटा, आपको ज्यादा मिल जाती है, रेजिस्टेंस लो पावर ज्यादा मिलेगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और पावर क्या हो जाती है बेटा, लो हो जाती है, ठीक है, बल्ब थोड़ा सा डिम हो। अच्छा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि भाई जितनी हीट पहले ले रहा था उतनी ही हीट अब एनवायरनमेंट को दे रहा है। मींस भाई अब टेम्परेचर इसका इंक्रीज भी हो रहा है ना, बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है तो उतनी ही हीट किसको दे रहा है बेटा, ये एनवायरनमेंट को दे रहा है। तो कुल मिला के जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टेट बन गई है उसी टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको क्या मिलेगा कि जो हमारी ब्राइटनेस है बल्ब की वो क्या हो चुकी बेटा, फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम स्विच ऑन की बात कर रहे होते हैं तब का केस नहीं है हमारे पास। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन बेटा फिनिश हो गई है। एक आध एप्लीकेशन मैं उसके साथ जोड़ रहा हूं जो हमारी कैलोरीमीट्री होती है, ठीक है, उसके साथ भी हम इसकी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैलोरीमीट्री में सारा सब कुछ कराया होगा, ठीक है, करा चुके होते हैं बेटा कैलोरीमीट्री के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, और सप्लाई हमने V दे दी इसके अंदर। क्लियर बच्चे। तो ये R1 रेजिस्टेंस था, ये मान लिया किसी रोड का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये R1 जो था रेजिस्टेंस रोड का, तो R1 रेजिस्टेंस वाली रोड पानी को कितनी देर में गर्म कर देती बेटा, T1 टाइम के अंदर गर्म कर देती है। क्लियर बच्चे बात। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रखी है कि दूसरी रोड जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, ठीक है, दूसरी रोड जिसका रेजिस्टेंस R2 है वो सेम सप्लाई देने से कितने टाइम में करती है बेटा, हीट अप T2 टाइम में गर्म कर देती है। क्लियर बेटा। जितना टेम्परेचर इसमें था उतना ही टेम्परेचर इसमें मान के चल रहे हैं, ठीक है। मींस जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या रहती है इसके अंदर, सेम रहती है, ये हीट एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर बेटा बात। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर हम इनको सीरीज में जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों रोड को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो फाइंड न्यू टाइम, ठीक है, दोनों रोड को सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, रोड इन सीरीज, देन फाइंड न्यू टाइम पीरियड। सेकंड क्या है, अगर हम रोड को किस में करें बेटा, पैरेलल में करें तो फाइंड न्यू टाइम ऑफ हीटिंग, ठीक है, कितने टाइम में ये क्या करेंगी, गर्म करेंगी। सीरीज में भी जोड़ दिया और हमने क्या कर बेटा, पैरेलल में भी जोड़ दिया। तो सीधी सी बात बेटा, जो हीट एनर्जी है हमारे पास, हीट एनर्जी है दैट इज इक्वल टू क्या बेटा, V स्क्वायर डिवाइड बाय में R इंटू टी होती है, ठीक है। तो इस केस में जो हीट एनर्जी आएगी H1 मान लिया, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय में R1 इंटू T1 आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अच्छा, इस केस में जो हीट एनर्जी देगी ये कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर डिवाइड बाय में R2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, T2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सप्लाई कितनी दी बेटा, V दी, ये R1 है, ये R2 है, ये V है, ठीक है। तो सीरीज में हीट कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर डिवाइड बाय में R1 प्लस R2,
क्योंकि रेजिस्टेंस कंबाइन हो गया यहाँ पे, इनटू क्या कर दिया हमने, टाइम, कुछ भी नया मान लिया हमने, t1 t2 का था, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया बेटा, t रख दिया, टाइम। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो हीट आई है ये आ गई। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं बेटा, R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे। R1 क्या आ जाएगा हमारे पास, v² डिवाइड बाय में h1 इंटू t1। सिमिलरली R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, v² डिवाइड बाय में h2 इंटू में t2 आ जाएगा। ठीक है, तो h आ गया हमारे पास v² डिवाइड बाय में R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, v² डिवाइड बाय में v² t1 डिवाइड बाय में h1 प्लस v² t2 डिवाइड बाय में h2। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये h1 हीट है और ये h2 हीट है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि सेम हीट सप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब h1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, h2 है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे h1 h2 क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे हम, इनटू में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, v² h डिवाइड बाय में v² t1 प्लस में t2 इंटू में t आ गया। क्लियर बच्चे? तो h से h कैंसिल, v² से v, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो t1 प्लस में t2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सीरीज में है तो नया टाइम पीरियड सीरीज के रेजिस्टेंस की तरह ही ऐड हो रहा है t1 प्लस से t2 की फॉर्म में। अच्छा, दूसरा अगर हम इसको किसके अंदर करें बेटा, पैरेलल के अंदर करें, तो पैरेलल में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा R1 और R2। ये R1 होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया V। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखो पैरेलल में हीट क्या हो जाएगी, हीट जो होगी, क्योंकि सेम हीट चाहिए, सेम हीट का टाइम तो बताना हमने कि उतनी हीट में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v² डिवाइड बाय में, पैरेलल में है ना, तो R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 हो गया, इनटू में क्या लिख दिया हमने, T लिख दिया। तो H इज इक्वल टू v², इसको अगर आप सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई में R2 इंटू में T, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यही बचेगा। तो v² 1 बाई R1, 1 R1 ये है, तो 1 बाई R1 क्या आ जाएगा, h बाई में v² t1 प्लस h डिवाइड बाई में v² t2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा। h कॉमन लेंगे, ठीक है, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू v² h यहां से कॉमन आ जाएगा, नीचे से क्या आ जाएगा, v² कॉमन आ जाएगा, तो डिवाइड बाई में v², तो 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 इंटू में t आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा, 1 इज इक्वल टू t1 t2 एलसीएम, t1 t2 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो क्या आ गया, t1 प्लस t2 इंटू में क्या आ गया बेटा, t आ गया। क्लियर है? तो अब जो t आएगा वो t किसके इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल टू t1 t2 डिवाइड बाई में t1 प्लस t2 आ जाएगा। ठीक है, जैसा पैरेलल में रेजिस्टेंस आया था r इज इक्वल टू r1 r2 डिवाइड बाई में r1 प्लस r2 आया था। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो एक तो इस टाइप आप इसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन जैसे देखो हम ऐड कर रहे हैं बेटा कैलोरीमेट्री को। कैलोरीमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, ठीक है, हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो Q था, ml लेटेंट हीट पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हीट के जो कंसेप्ट हैं, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, एडप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भाई कोई भी हीट है, मान लिया कोई भी आपने हीट सप्लाई दी, ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पावर इंटू में टाइम होता है, P इंटू टी होता है। कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग जो हीट है वो क्या होगी, ms डेल्टा थीटा,
है ना, उसमें क्या किया था, अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ms डेल्टा थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, हीट है, और ये भी क्या बेटा, हीट है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारे पास जो इसमें से क्या होगा, एक पैरामीटर अननोन होगा, बाकी सारे पैरामीटर हमारे पास क्या होंगे बेटा, नोन होंगे। तो उस कंसेप्ट के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, उस पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे ये तो क्या हो गया कि एक बॉडी के टेम्परेचर को एक जगह, मतलब एक बॉडी के टेम्परेचर को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक लेके जाने में जितना हीट यूज होगी, ठीक है, जैसे हम मान के चलो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या किया बेटा, एक रोड कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, और रोड कितने की कह दी, यहाँ पे जो रोड है इस टाइप से मान लिया हमने कि भाई रोड है और उसके ऊपर 1000 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर लिख दिया हमने, तो ये यहाँ पे क्या किया, पानी के अंदर लगा दिया, ठीक है। इस रोड को किस में डुबो दिया बेटा, पानी के अंदर डुबो दिया। इस टाइप से मान लो कि ये रोड थी, इसके अंदर किसके अंदर डुबो दिया, पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पानी की अमाउंट दे रखी होगी, पानी की अमाउंट कितनी मान ली बेटा, 50 लीटर मान लिया, ठीक है। और शुरुआत में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक लेके आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया अब हमारे पास कि भाई 1000 वाट की रोड थी और कितना पानी था बेटा, 50 लीटर पानी था, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 50 डिग्री तक लेके आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक बेटा। तो सीधी सी बात है, डाटा सारा का सारा गिवन है, एक चीज अननोन है हमारे पास, क्या है, टाइम है। तो पावर दे रखी है 1000 वाट, मास भी दे रखा है, मास कैलकुलेट कर लोगे आप इससे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मालूम है आपको, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, 50 से 20 से कितना हो गया, 50 हो गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास डाटा सारा अवेलेबल है, जस्ट इसके अंदर क्या करना है, हमें पुट करना है। अब कई बार क्या हो जाता है बेटा कि ये पूछ लिया कि यहाँ पे आइस दे दी, आइस क्यूब दे दिया बेटा, ठीक है। ये सारी कैलोरीमेट्री है, वहां पे करा रखे होते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। बस यहाँ पे भी आ गया वो कंसेप्ट पावर इनटू टाइम वाला, हीट वाला, तो इसलिए बता रहा हूं, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं आपको मैं। तो आइस का क्यूब पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, आइस क्यूब था। तो सीधी सी बात है बेटा, वो कितने पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसको क्या करना है, आपने मेल्ट कराना है, मेल्ट कराना है तो टेम्परेचर कितना रहे, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ठीक है। तो इस केस में हम डेल्टा थीटा तो क्या आ गया हमारे पास, टेम्परेचर था, चेंज था, वो लिख देते। अब 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, तो इसमें हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा, हम लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट इसमें यूज कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? अच्छा, लेटेंट हीट में क्या हो जाएगा, हीट जो क्यू होती है ml होती है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, M इंटू एल के इक्वल आ जाएगा। तो वही वाला कंसेप्ट इसमें भी दिया होगा, ठीक है। लेटेंट हीट की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है। लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती थी, एक फ्यूजन वाली और एक वेपोराइजेशन वाली, है ना। तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे तो क्या होगा, फ्यूजन वाली लगेगी, ठीक है, वहां पे क्या लगेगा बेटा, वेपोराइजेशन वाली लगेगी। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपने ये डाटा याद रखना है, पुट करना है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन कैलोरीमेट्री। ओके, थैंक यू बच्चे। तो दैट वाज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट।